तो हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हम लोगों का ओवर कर दिया है। अब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही बाकी रह गया है, उसको भी फटफट फिनिश कर लेते हैं। और कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन सब में हम लोग कैसा आ जाएंगे करके बराबर। तो हम लोगों ने कल जहाँ पे क्लास रोकी थी बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है था उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक एफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का क्या नाम है उसका पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। और उसके अलावा आज हम लोगों को जो चीज़ पढ़ना है करके, ठीक है, वो है आप लोगों का क्या कहते हैं हंट्स रूल। अब देखो नियम कुछ ऐसा है कि हम लोगों को जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, रूल्स वगैरह बना के तो दे देते हैं करके, ठीक है। अच्छा अब उसके अलावा अब हुआ ऐसा है कि हम लोगों को अगर वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो उसे हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि चलो इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं ऐसे तोड़ मरोड़ के हम याद कर लेते हैं। जो अभी ऑर्गेनिक में भी हम सीखेंगे कि हम लोगों की जो किताबें हैं उन किताबों ने आप लोगों का मार्कोनिकॉफ और एक सट्ज़ेफ रूल होता है उसको भी देखना किस तरीके से करके आप लोगों का एकदम मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हंट्स रूल की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ओरिजिनल स्टेटमेंट में मैं बातचीत नहीं करूँगी। जब मैं 11th में थी, जब मैं 12th में थी, ठीक है, तो ऐसे केस में हुआ कैसे मैंने अपना जो मतलब एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या चीज़ सीखी वो पहले मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद में मैं तुम लोगों को ये बता दूंगी करके कि एक्चुअल में हंट्स रूल की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि दोनों पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तुम लोगों की शीट में वैसे स्टेटमेंट तो हम लोगों ने लिख कर नहीं दी है, लेकिन हाँ उन स्टेटमेंट से रिलेटेड दोनों कंसेप्ट ज़रूर लिखवा के दे दिए हैं। तो उसको भी अगर तुम वहाँ पे भी हंट्स रूल रीड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा करके टॉपिक। तो देखो पहले तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हंट्स रूल से रिलेटेड वो ये है कि आप लोगों के पास एक क्या होना चाहिए, एक डीजनरेट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब डीजनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग मैंने अभी परसों की क्लास में ही समझाया है जैसे मैं क्वांटम नंबर समझा रही थी। तो होप सो अगर याद नहीं है तो एक बार करके वाली चीज़ों को वापस से देख लेना तो याद आ जाएगा। मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि एक बात याद रखना, मेरे रिपीट करने से हो सकता है फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम्हें ये चीज़ें याद आ जाए लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। 12th में आ गए हो, 11th में आ गए हो, आप लोगों को अपने कंसेप्ट खुद याद रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो आपके पास एक ऐसे डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट ऑर्बिटल मीन्स हैविंग इक्वल एनर्जी। तो अभी आप इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं हंट्स रूल को कि तुमने कहीं एक अच्छी सी अपनी वैकेशन स्पेंड करने गए, वहाँ पे तुमने एक बहुत ही प्यारा सा सूट बुक किया, उसमें गए तुम देखते हो करके कि वहाँ पे तो करके वो 3 बेडरूम्स वाला ऑप्शन है आपके पास तो अवेलेबल, मतलब आपने जो बुकिंग की है उसमें 3 बेडरूम्स हैं। तुम हो अकेले इंसान, लेकिन तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो रूम अच्छा लगेगा उस रूम में जाओगे तुम और उस रूम में जाके अपना बैग वैग रख के अपना सामान कैसा निकाल के वार्डरोब में रख कर रहना अपना शुरू कर दोगे। अब मान लेते हैं अगले दिन तुम्हारा एक दोस्त आता है, अब उस दोस्त को भी रहना है करके, ठीक है। अच्छा तो अब ऐसे केस में क्या होगा करके, तो तुमने बोला कि मैं अपने कमरे में रखना चाहिए क्या, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि अरे नहीं एक दूसरा कमरा तो खाली पड़ा है करके उसमें रह लेगा वो, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आप लोगों के दूसरे कमरे में जाके रहेगा करके। तीसरा दोस्त आया, वो तीसरे बेडरूम में रहेगा, लेकिन ऐसे करते करते अब बेडरूम खत्म हो गए, अब आया चौथा दोस्त। तो जब चौथा दोस्त आया है तो अब चौथे दोस्त को मना तो नहीं कर सकते, रखना तो है उसको। तो अब वो शुरू हो जाएगी रूम की शेयरिंग। हाँ अब किसी के दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा होगा कि वो बेचारा हॉल में रह लेगा करके, तो ऐसा ना सोचना करके, तो उसको अब बेडरूम तो देना पड़ेगा। तो अब वो उन तीनों में से किसी एक के साथ रूम की शेयरिंग करेगा करके बराबर। पांचवा वाला आया तो मान लेते वो किसी और के साथ रूम की शेयरिंग करेगा। तो बस यही हंट्स रूल है। हंट्स रूल ये कहता है कि जब तक आपके पास वैकेंसी होती है तब तक आप किसी भी एक ऑर्बिटल में मात्र आप एक ही इलेक्ट्रॉन डालिए, ठीक है। आप एक ऑर्बिटल में आप मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन डालिए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको उस ऑर्बिटल में डालने के नहीं है। हाँ अगर आपके पास सारे ऑर्बिटल ख़त्म हो जाए एंड फिर भी इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर आप कैसा एक ऑर्बिटल में, वैसे भी हम मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, बट जब तक आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल है करके कि मैं इस ऑर्बिटल में इसके एक इलेक्ट्रॉन को रख रहा हूँ और दूसरा ऑर्बिटल मेरा खाली पड़ा है,
तब तक आप उस प्रीवियस ऑर्बिटल को फिल मत करिएगा। वैकेंसी जो अगर क्रिएटेड है तो उस वैकेंसी को यूज़ करो और नए वाले इलेक्ट्रॉन को उस वैकेंसी वाली जगह पे डाल दो। बस सिंपल भाषा में यही हंस रूल है। और इसको तुम लोग अपनी स्टेटमेंट में अगर मैं देखूंगी तो उसमें लोग ऐसा लिखते हैं, लोग क्या किताबें भी लिखती हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप तब तक मत करवाओ, ठीक है, जब तक आप लोगों के पास करके सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते, ठीक है। यही आप लोगों की मॉडिफाइड हंस रूल की डेफिनेशन है कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप लोगों की तब तक नहीं होगी जब तक आप लोगों के पास क्या नहीं हो जाएगा करके आप लोगों का एक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल ना हो जाए। जब सारी वैकेंसीज आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तब उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन की क्या करवाना शुरू कर देना करके पेयरिंग करवाना शुरू कर देना, ठीक है। अब इस चीज़ को तो हमने सुन लिया। अब इस चीज़ को वाया एग्जाम्पल आप कैसा है समझने की कोशिश करो करके, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। तो देखते हैं करके वाले टॉपिक में हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो नियम आप लोगों का कैसा है। पहले तो ये टॉपिक डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी डीजनरेट ऑर्बिटल में कभी भी एस ऑर्बिटल का तो नाम आएगा नहीं, क्योंकि एस ऑर्बिटल की फर्दर कोई क्लासिफिकेशन या फर्दर कोई स्प्लिटिंग तो होती नहीं है करके, बराबर। तो एस ऑर्बिटल तो सिंगल रहता है अपना अकेला एक रूम में, बस खत्म, एक ही रूम है, 1 BHK है वो। तो अभी आपको डीजनरेट ऑर्बिटल चाहिए, तो आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स में पी आता है। यू नो दैट कि पी के कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में 5 होते हैं। पहला हम पी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुमने उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर की तरफ मतलब अप स्पिन करके रख दिया। कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि आपने डाउन स्पिन क्यों नहीं रखा, ठीक है, तो चलो डाउन भी रख देते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे जब हम लोग हंस रूल की एक्चुअल जो उसका मीनिंग है वो देखेंगे करके, ठीक है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिसिटी वाला कंसेप्ट सीखेंगे तब। अब आया दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो हंस रूल कहता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को तुम्हें ऐसे रखना इज रॉन्ग, ये गलत है। तुम खुद सोचो, बाजू का कमरा खाली पड़ा है और तुम अपने दोस्त को अपने साथ रूम शेयरिंग करवा रहे हो, दिस इज रॉन्ग ना। उसको रॉन्ग उसके लिए भी और रॉन्ग तुम्हारे लिए भी करके, है ना, पर्सनल स्पेस नहीं रहेगी एंड सो। तो इसीलिए आप वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप बाजू वाले ऑर्बिटल में डालो। उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर तुम बोलोगे कि नहीं यार तीसरे इलेक्ट्रॉन को एक काम करते हैं करके बाजू वाला रूम ना खाली रहने देते हैं, अपने साथ ही अकोमोडेट करवा लेता हूँ, तो ये भी आपका गलत है। हंस रूल सिंपली सेज दैट कि आपका जब तक एक वैकेंसी है तब तक वो इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी में ही जाकर रहेगा। सो दिस इज राइट, बस दिस इज नोन एज हंस रूल, खत्म, सीधी सी बात थी, बातचीत खत्म। तो ये मैंने हंस रूल की एक मामूली सी तुम्हें बातचीत बताई। बाद में हम लोग हंस रूल फिर से और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराने हैं, देयरफॉर मैं हंस रूल को फिलहाल अभी यहाँ पे लिमिट आउट कर रही हूँ। अब इसमें तुम्हें कई बार क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करके आ जाते हैं करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओबेइंग हंस रूल। तो हंस रूल का बस एक ही नियम है, वो नियम क्या है करके कि आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स है करके वो सिंगल पहले फिल्ड करो, तब तक फिल्ड करते रहो जब तक आप लोगों की पूरी क्या नहीं हो जाती, स्पेस कवर नहीं हो जाती। जब आपकी पूरी स्पेस या पूरे ऑर्बिटल्स कवर हो जाते हैं तब आप करके उसको पेयरिंग कराना शुरू करो। अब इसी भाषा का कुछ लोग गलत मतलब भी निकालते हैं। अब गलत मतलब निकालने वाले लोगों के लिए नोट है, इमेजिन दैट यू हैव दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ये आप लोगों के पास सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, उसके बाद उन लोगों के पास 2s ऑर्बिटल है। तो मैं समझ रहा होगा कि मैं 1s 2s कैसे बोल रही हूँ। कल की क्लास में ही मैंने बताया था 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, राइट। तो उसके बेसिस पे मान लेते हैं ये फिलहाल मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया इतने ऑर्बिटल्स तक, आगे और भी होते हैं बट मैंने खुद को यहाँ तक लिमिट कर लिया। मैंने कहा कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे 9 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है करके फिल करना है। चलो 9 ना लो, पहले मैं बोलती हूँ मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो किसी किसी को सेंटीमेंट्स इतने उनके हर्ट हो जाते हैं कि वो बोलते हैं अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो चलो इस तरीके से फिल करते हैं। वो बोलते हैं कि एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो और एक डाल दो इधर। सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। अभी भी अब कई लोगों को ऐसा लगेगा अरे अभी तो तुमने बोला था करके कि जब तक आपकी पेयरिंग नहीं हो जाती, मतलब जब तक सब एक एक करके फिल नहीं हो जाते तब तक आप पेयरिंग मत कराना, अभी तुम अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हो। तो ध्यान से सुनो, आप जब इलेक्ट्रॉन्स को एक एक फिल करने की बातचीत करते हो, यानी कि जब आप हंस रूल अप्लाई करने की बातचीत करते हो, तो हंस रूल तब अप्लाई होता है जब
ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से अलग है। याद करो कल मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले केस में बताया था 2s की एनर्जी 2p से अलग है, यानी कि ये तीनों डीजनरेट है। ठीक है, ये डीजनरेट है, ये डीजनरेट है और ये डीजनरेट है। ठीक है, बाकी के 1s 2s 2p आपस में डीजनरेट ना है। ठीक है, तो अभी जब आपको एक 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 करके इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे केस में आप वो नियम यानी कि हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी आप तभी लगा सकते हो करके व्हेन यू आर वर्किंग विद डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन 1s वर्सेस 2s दे आर नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल। तब क्या करें? तब कल का क्लास आप लोगों का कौन नाम है, आई थिंक पॉलीस नहीं, एफबाउ एक्सक्लूशन, सॉरी एफबाउ प्रिंसिपल ऐसी कुछ था। तो वो जो एफबाउ था, ठीक है, या फिर जो हमने कल पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ा, इन लोगों के नॉलेज से हमें क्या सीख मिली? इन लोगों के नॉलेज से हमें ये सीख मिली कि आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करनी है? वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको कैसे करनी है कि पहले लोअर एनर्जी वाला फिल हो जाए, फिर बारी आनी चाहिए अपर एनर्जी वाले की, यानी कि हाई एनर्जी वाले की। तो जब आप दो नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स के साथ अगर बात कर रहे हो, दो अलग सबशेल वालों के साथ बात कर रहे हो, 1s इज डिफरेंट सबशेल, 2s इज डिफरेंट सबशेल, तो पहले जिस सबशेल की एनर्जी कम है उसको भरो, उसके बाद सेकंड में जाओ। ठीक है, यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल आउट करने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे फिल करूँगी करके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करने का आपका नियम किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन गया 1s में, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी 1s में ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1s के बाद तो 2s आ रहा है ना, 1s एंड 2s आर टू डिफरेंट सबशेल्स, हाउ सो वी कैन अप्लाई हंस रूल। ठीक है, हंस रूल सेम सबशेल के लिए अप्लाई होता है। ये भी अपने नोट्स में एक डाल दो कि आपका जो हंस रूल है ये किसके लिए अप्लाई होता है? आप लोगों के सेम सबशेल के लिए। एंड 1s एंड 2s दे आर टू डिफरेंट सबशेल्स, सो टू डिफरेंट सबशेल्स में नहीं। तो पहले आपने एक सबशेल को भर लिया, ये हो गया आपका 2। उसके बाद तीसरे नंबर में आ जाते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले 2s में, उसको 2p में मत भेज देना, बस खत्म हो गया। इमेजिन दैट कि नाउ अगर आपको लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करते हैं? पहले वाले ने तो देखो 2 ले लिए, उसके बाद जो 2s वाला है इसने एक और ले लिया, यानी कि 3, चौथा भी 2s के पास ही जाएगा, क्योंकि 2s के इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है वो 2 ही है। अब बात आती है पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। अब अपने कान जो है खड़े करो कि अब जो छठवां इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे मत डाल देना, ये गलत है, क्योंकि 2p में वो जो बाकी की 2 है वो आपस में डीजनरेट है। सो अकॉर्डिंग टू हंस रूल जो आपका छठवां इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाजू में जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन भी आपका बाजू में लाएगा, और अब अगर आपको आठवां इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपका आठवां इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ लिटिल इन्फॉर्मेशन आपका हंस रूल के बारे में। पहला डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 2 ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सेम सबशेल के लिए एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 3 हंस रूल की खुद एक बेसिक डेफिनेशन करके, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, और उसके बाद एक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इसमें भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक बात बताओ, पी ऑर्बिटल के पास जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेट्स से आपका 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल के पास। अब मेरे को इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, मैंने कहा 1, मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3, बराबर है? बराबर है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि करके ये 1, ये 2 और ये 3, तो वो बोलेगा क्या ये बराबर है? तो हमारा दिमाग लगेगा यार बराबर तो है, सही तो है, पेयरिंग तो मैंने नहीं करवाई है अभी तक, सही तो कर रहा है करके वो। फिर एक ने, मेरे फ्रेंड ने कहा, ने बोला ये, फिर एक ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, एक ऑप्शन अपन ऐसा भी तो क्रिएट कर सकते हैं ये। तो अभी तुमको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हंस रूल के अकॉर्डिंग सही है। तो ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है। किसी को लगेगा कि अरे इन दोनों में ऐसा क्या गलत है, तो बस यही हंस रूल की ब्यूटी है जो हम लोगों को अभी सीखनी है। तो आप देखो, हंस रूल का जो नियम है वो सिर्फ इतना नहीं कहता कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को करके सेम सबशेल में जो उनके जो डीजनरेट ऑर्बिटल में जब आप उन्हें डाल रहे हो तो आपको उनको तब तक पेयर नहीं करवाना है जब तक वो एक एक करके पूरे फिल नहीं हो जाए। बेसिकली जो आपका हंस रूल होता है वो हंस रूल आप लोगों से ये कहना चाहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विथ इन द सेम डीजनरेट ऑर्बिटल इस तरीके से करना है करके कि आप लोगों की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है
वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप लोगों की क्या आनी चाहिए करके मैक्सिमम आनी चाहिए। एक्चुअल में ये होता है आप लोगों का हंस रूल। अब देखो एस तो डीजनरेट ऑर्बिटल का केस ही नहीं है, क्योंकि एस तो हमेशा अकेला ही रहता है, उसके बाजू में तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या बातचीत करोगे तुम, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी मैक्सिमम आनी चाहिए कब, जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन करने किस में करते हो, पी में, डी में या एफ के डीजनरेट ऑर्बिटल में, तब आप लोगों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आनी चाहिए करके मैक्सिमम। इसको इंग्लिश भाषा में स्टेटमेंट बना के अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है वो सब बाद में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैं एक फॉर्मूला लिखा के दूंगी, वो भी कैसा आया वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, बस फॉर्मूले को यूज़ करते आना चाहिए। तो ये होता है आपका हंस रूल। फिर हमने एक काम किया, जितने पॉसिबल, जैसे मैथ्स में अभी एक चैप्टर आएगा तुम लोगों का, कहते हैं क्या नाम होता है इसका, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वो चैप्टर तुम्हें सिखाएगा करके कि कितने वेरियस तरीके से आप किसी चीज़ को अरेंज कर सकते हो। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट मुझे तो उसका वो सर्कुलर वाला लगता है, बाप रे, बहुत मेरे से बनता ही नहीं एक्चुअली, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बनता है, काफ़ी मेरा मतलब उससे 36 का आंकड़ा रहा है, बनता ही नहीं है वाला पार्ट, बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं तो उसमें। तो इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला टॉपिक है कि आप जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो उसकी सच दैट करना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, एंड फाइनली हम लोगों ने वहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो उनकी आप मतलब पेयरिंग अगर आप उनकी नहीं करवाते हो अनलेस एंटिल, जब तक मजबूरी ना आ जाए, तब आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसी चीज़ को हमने फिर कहने क्या लग दिया कि दिस इज़ अवर हंस रूल, दिस इज़ अवर हंस रूल। बट बेसिकली वो हंस रूल हमारे द्वारा क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स हमने ट्राई कर करके देखे, और उसमें से हमने ये फिर फाइंड किया, हमारी फाइंडिंग्स रही करके, ऑब्जर्वेशन रही कि अच्छा इतने सारे पैटर्न में से सिर्फ हर बार यही एक पैटर्न है जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, और वो पैटर्न है करके कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप पहले अपने डीजनरेट ऑर्बिटल में पहले सिंगली जब तक भर सकते हो तब तक भरो, पेयरिंग ना करवाओ। और इसी को पूरी किताबें वाले लोग हंस रूल के नाम से जानते हैं। बट बेसिकली हंस रूल का जो मेन है वो मेन ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे हो पीडीएफ के डीजनरेट ऑर्बिटल में, तो उनको इस तरीके से करो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी कैसी आनी चाहिए करके मैक्सिमम आनी चाहिए। सो अब व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पहले ये जान लेते हैं। और उसके अलावा ये जो ऊपर में मैंने इन दोनों इसको क्यों रिजेक्ट किया, इसका भी रीज़न आपको ये एक्चुअल वाला हंस रूल देगा, ठीक है, ये सही हंस रूल है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकल के आई, ठीक है, और उसके अलावा वो क्या है, ये सब तुम लोगों को जानने की देखो कोई एक्चुअल में नीड है नहीं, सिर्फ मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है करके। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं करके, एक तो तुम लोगों की शीट में ही लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक ये लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और +1 एक ये। बट सबसे जो सही फॉर्मूला है ऑथेंटिक, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ S+1, ठीक है, जहाँ पे S का मतलब होता है आप लोगों का नेट स्पिन मोमेंट, ठीक है, आप लोगों का नेट स्पिन मोमेंट कितना आया है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब इस पे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये नेट स्पिन मोमेंट आप लोगों का क्या है करके, वो कुछ इस तरीके से है कि इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के पास एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में आप लोगों ने इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन भर के रखे। तो अभी हंस रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही है, एज वी नो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, मैं बोलूँगी +12। कोई मुझसे पूछता है दूसरे की स्पिन क्या है, मैं कहूँगी +12, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ये मान के चलते हैं कि अप स्पिन मतलब +12 एंड डाउन स्पिन मतलब -12। तुम इसका उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसा अज्यूम किया है, और ये हो गया आपका +12। तो ऐसे केस में अब मुझे बताओ करके यहाँ पे आप लोगों का नेट एस की वैल्यू कितनी है, एस की नेट वैल्यू कितनी है, स्पिन की नेट वैल्यू कितनी है, 1/2 + 1/2 + 1/2 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 3/2। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस, हियर एस इज 3/2 और प्लस में 1, सो इट विल बी इक्वल टू 3 + 1 दैट इज बराबर 4। ये आ गई आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हंस रूल कहता है कि आप जितने कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हो आप कर लो, बट आप कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से ट्राई करना करके
कि आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप लोगों की क्या आनी चाहिए करके आप लोगों का मैक्सिमम आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने देखो ऊपर वाले को क्यों रिजेक्ट किया। ऊपर वाले जो ये 4 ऑप्शन थे, इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस हाफ ले लूँ, यहाँ पे इसको प्लस हाफ ले लूँ, जहाँ पे प्लस या फिर माइनस हाफ का जो इम्पोर्टेंस है, कोई मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे प्लस और माइनस का, दे आर जस्ट इंडिकेटिंग यू द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के अराउंड कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जैसे मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंस होता है +2 -2, यहाँ पे नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक आप लोगों के फिजिक्स में जैसे हम लोग डिस्टेंस में अगर कभी निगेटिव आ जाता है तो बस वो क्या बताता है नेगेटिव डिस्टेंस की वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड शिफ्ट है ना, या फिर एक्सक्लेरेशन की वैल्यू कभी निगेटिव आ जाती है तो वो क्या बताता है कि आपकी ऑब्जेक्ट या आपकी बॉडी डी एक्सक्लेरेट हो रही है बराबर। तो वहाँ पे प्लस या माइनस किसी ना किसी चीज़ को इम्प्लाइज करते हैं, वो मैथमेटिक्स वाला प्लस माइनस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे तुम्हें तो पता चल गया है कि एस नेट की वैल्यू कितनी आई 3/2, और अगर मैंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली तो वो कितनी हो गई 2s+1, यानी कैलकुलेशन में अगर मैंने किया तो ये आ गया 4। सिमिलरली मैं नीचे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने गई हूँ, तो जब मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी नीचे निकालने गई हूँ तो देखो ये कितना आ गया आप लोगों का 1/2, ये आ गया मान लेते हैं आपका 1/2। लेकिन अब तुमको तो पता है करके कि इस डाउनवर्ड के लिए हम लोग +1/2 नहीं बल्कि कौन सा साइन यूज़ करेंगे -1/2, तो इसीलिए आपका +1/2 -1/2 कैंसिल हो गया, और सच दैट है कि आपका एस नेट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एस नेट होता क्या है, तीनों का ऐड कर लो ना, तो वो वाली चीज़ कितनी हो गई आप लोगों की, कितनी हो गई 1/2 आ रही है। तो अब अगर ये 1/2 आ रही है और तुम अगर इसका क्या कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालने जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ s+1 यानी कि कितने आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि हंस रूल कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मैक्सिमम नहीं दे रहा है, देयरफॉर वी रिजेक्टेड इट। सिमिलरली अगर जैसे मान लेते हैं दिस वन इज +1/2, दिस वन इज -1/2, दिस वन इज -1/2, ये कट गया सिर्फ -1/2 आया, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी -4। वाई -4? क्योंकि इनकी डाउनवर्ड स्पिन है -1/2 -1/2, सो कलेक्टिवली देयर विल बी -3/2, सो -4। अब ये मत समझना कि -4 तो इनमें से सबसे छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस का मैथमेटिकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयरफॉर रूल नंबर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी आर गुड बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज कमिंग आउट टू बी व्हाट मैक्सिमम, बट अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आपको अचीव नहीं हो रही है, देयरफॉर वी रिजेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसमें तुम खुद सोचो कि इमेजिन, जस्ट इमेजिन तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है p ऑर्बिटल में। एक दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाथ नंबर ए हम फॉलो करते हैं, और दूसरा दोस्त ये कहता है करके कि आप नहीं यार ऐसा नहीं करते, अपन एक काम करते शेयरिंग करते, बाकी 2 रूम को ना वैसे का वैसे ही रहने देते, बाकी 2 रूम में अगर मैं जाके रहूँगा वहाँ का बिजली जलेगी, पंखा चलेगा, बिजली का बिल आएगा वगैरह वगैरह। कंजूस दोस्त है, तो तू एक काम कर मेरा रूम ही शेयर कर ले। वो ऐसा बोला उसने, ठीक है। तो उसने बोला कि ऑप्शन नंबर बी है। अब आपको ये चेक करके मुझे बताना है कि विच वन इज मोर फेवरेबल, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हंस कहता है कि देखो यार सही तो दोनों है, गलत तो कोई भी नहीं है, बट हंस कहता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से देखो कितनी आएगी, तो यहाँ पे एस की वैल्यू +1/2, यहाँ पे एस की वैल्यू +1/2 बराबर। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो गया 2/2 यानी कि 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 3। यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई 3। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलेगा कि बी पाथ में आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी फिर कैसे निकालूंगी बी वाली पाथ में। देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से +1/2 तो आ गया, ठीक है, और आप लोगों का जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका स्पिन डाउन है तो उसकी वजह से -1/2 आया, तो सच दैट कि आपका जो एस नेट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, सो देयरफॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 + 1 दैट विल बी, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी गुड। तो ऐसा ही हम लोगों ने तय करके देखा एंड वी फाउंड दैट कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम लाने का एक ही तरीका होता है, वो एक तरीका ये होता है करके कि आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक मत करवाओ यार जब तक आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भर ना जाए, और जब आपके पास एक भी डीजेनरेट ऑर्बिटल खाली ना बचाओ तब आप पेयरिंग करवाने के बारे में सोचना, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट हंस रूल, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये हंस रूल को लेकर हम लोग क्लियर होंगे।
अच्छा, और इमेजिन, तो अभी हम लोगों ने एक रूल बनाया। रूल ये बनाया कि कल को कोई तुमसे ऐसे कहेगा कि एक काम करते हैं, अपन कुछ इस तरीके से फिलिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ऑप्शन एक ये भी था, एक ऑप्शन तुम लोगों के पास ये भी था कि तीनों को अप स्पिन में रख लो। तो तुम बताओ कि पाथ नंबर ए ज़्यादा बेटर होगा कि पाथ नंबर बी ज़्यादा बेटर होगा? तो कोई भी बोलेगा यार इसकी ये माइनस हाफ है, ये आपका चाहिए प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है और ये प्लस हाफ है, तो यार इसकी वजह से तो ये 1/2 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे एस नेट तो आपका सिर्फ 1/2 ही आ रहा है और यहाँ पे मेरा एस नेट 3/2 आ रहा है। तो जहाँ पे एस नेट ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज गुड। तो इसीलिए हंस रूल के हिसाब से जब हम नियम हमारा जो रहता है वो नियम ये कहलाता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे ना, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, एक ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे दूसरे ऑर्बिटल में, तो उसकी स्पिन भी पहले वाले ऑर्बिटल के जैसी ही रखना। यानी कि ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। लेट्स से आपके पास एक ऑप्शन नंबर ए है और लेट्स से आपके पास एक ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में तुमने ये किया और ऑप्शन नंबर बी में तुमने ये किया और ऑप्शन नंबर सी में तुमने ये किया। ठीक है, ये किया। तो देखो, ये तो समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन अब कई लोगों को लगता है कि क्यों बी वाला पाथ क्यों फॉलो नहीं करें, क्योंकि बी वाले पाथ को फॉलो करके भी तो वही सी वाला रिजल्ट आ गया, प्लस हाफ माइनस हाफ विल बी इक्वल टू 0, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। ठीक है, तो देयरफॉर जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, एक ऑर्बिटल से दूसरे डिजनरेट ऑर्बिटल में अगर उसको डाल रहे हो, तो इस तरीके से डालना कि आपने जो पहले स्पिन रखी है वही स्पिन आपके सेकंड की होनी चाहिए, वही स्पिन आपके थर्ड की होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब थर्ड तक स्पिन कॉमन आ जाए तो जो चौथी स्पिन आएगी वो चौथी स्पिन फिर उल्टी वाली आएगी। ठीक है, यानी कि आप अगर स्टार्टिंग पे आपके क्लॉकवाइज स्पिन के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे जब तक पूरे ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाते, स्पिन क्लॉकवाइज ही रहेगी। ठीक है, पैरेलल ही रहेगी। और उसके बाद जब वापस आप पेयरिंग करवाना शुरू करोगे तो उसकी स्पिन को फिर कैसा कर देना, एंटी पैरेलल कर देना। ये कहलाता है हंस रूल। तो इस हंस रूल के हिसाब से मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। आज की देखो ये क्लास हम लोग थोड़ा अर्ली ओवर करेंगे। मैंने आज जब ये क्लास स्टार्ट की तो मुझे टोटल 3 बार इंटरप्शंस आए हैं। पहली बार जब मुझे इंटरप्शन आया तो एक्चुअल में मैं उससे पीरियोडिक वाले प्रॉपर्टीज़ में घुस गई। एक्चुअल में मेरा ध्यान में आया कि हमारा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, तो पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में मैं उसमें स्टार्ट कर चुकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद उसको मैंने 10-15 मिनट का प्रवचन मैं वहाँ दे चुकी थी। उसके बाद अगेन मैंने सेकेंड वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें जब मैं 10 या 20 मिनट का बना चुकी थी तो अगेन बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉल आ गया। अगर मैं उसको रिसीव नहीं करती तो मेरा कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, तो इसीलिए मुझे मिड में वो वीडियो रोकना पड़ा। तो अभी मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ, तो ओवरऑल मेरे यहाँ 30 to 40 मिनट्स वेस्ट हुए। ठीक है, तो देयरफॉर आज हम लोग सिर्फ इसको हंस रूल पे काम करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना फिर सीखेंगे, यानी कि क्लास संडे तक चली जाएगी, या कोशिश करूँगी कि मैं कल ज़्यादा काम कर दूँ। ठीक है, तो लेट्स से तुम्हारे पास नाइट्रोजन है। अब तुम्हें पता तो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को Z=7 होता है। अब मैंने तुमसे कहा कि हंस रूल के अकॉर्डिंग आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करो। ठीक है, तो तुम्हें पता है सबसे पहले जो हमने कल वो मेमोरी मैप बनाया था, उस मेमोरी मैप के अकॉर्डिंग पहले 1s आता है। 1s ऐसा दिखता है। मेमोरी मैप के अकॉर्डिंग फिर 2s आता है। 2s ऐसा दिखता है। फिर मेमोरी मैप के अकॉर्डिंग फिर कौन आता है, आपका 2p आता है। 2p आप लोगों का कुछ इस तरीके से दिखता है। और फिर 2p के बाद आप लोगों का 3s, सो ऑन, और भी आगे आगे आते हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, Z=7 है, एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो ऑब्वियसली करके कि मेरे पास जो करके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो भी 7 ही होगी। तो मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये लो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन भरा। दूसरा कहाँ डालूँ, दूसरा 2s में डालूँ क्या, नहीं, दूसरा भी 1s में ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 1s एंड 2s आर 2 डिफरेंट सबशेल्स ना। सो पहले उस सबशेल को भरो जो मेमोरी मैप के हिसाब से पहले कट मारा है, तो 1s। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, 2s ने बोला कि देखो मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, ला दे दो। तो इस तरीके से 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। अब बचे कितने, 3। अब 3 में हम कैसा करेंगे, 1 2 और ये 3, ये ऐसे हमने भर दिया, समझ गए। बाकी का 3s आपका एम्प्टी है, सो एम्प्टी है करके बस बराबर। और क्या है इसमें, वैसे ही तुम्हें कुछ भी बोला जा सकता है।
लेट से तुम्हें हीलियम कह दिया। सो हीलियम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कल श्रेयन ने एक्चुअल में एक इमेज मुझे भेजी थी, तो उस इमेज के लिए मैंने यहाँ लिया हीलियम। तो अगर मैं हीलियम ले लेती हूँ तो अकॉर्डिंग टू हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आप लोगों का 1s आएगा, ये यहाँ पे आप लोगों का 2s आएगा, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे 2p है। ऐसे तो इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, z बराबर 2 होता है, तो यानी कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम, तो ये आ गया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे खत्म है ना। और उसके बाद लेट से किसी ने लिथियम पूछा, तो लिथियम में z बराबर कितना होता है 3, ठीक है, z बराबर कितना होता है 3। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, 1s में कितने हो जाएंगे 2, और 2s में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 1। आगे के तो इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स बना के क्या मतलब, जितने की नीड है उतना बनाओ। सो देयरफॉर दिस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हंस रूल। होप सो मैं हंस रूल बताने में कामयाब रही हूँ, तुम्हें दिमाग में आया हो समझ में। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ से एक और चीज़ सीख लेते हैं, वो ये है कि हर बार हम इस तरीके से डब्बा 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 तो बनाएंगे नहीं, है ना। डब्बा डब्बा बनाना इज़ वेरी हेक्टिक जॉब। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ऐसा लिखना शुरू कर दें कि एक काम करते हैं, जैसे 1s है, 1s का डब्बा बनाने की जगह हम लिखेंगे 1s। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो 2, तो 1s की पावर में ऐसे 2 1s2। उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2s2। हाँ, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2p3। और जो खाली है उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो उसको, जो खाली है उसको छोड़ दो, 2p3। अब लेकिन देखना, कई बार इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जाता है 1s2 2s2। अब देखो 2p3 है, जिसमें से मुझे पता है कि दिस वन इज़ योर px, ठीक है, दिस वन इज़ योर py एंड दिस वन इज़ योर pz। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 2px1 2py1 और 2pz1, ऐसे भी इसको लिखा के कोई दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का एक और पार्ट कंप्लीट। अब मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सिखा देती हूँ। मैं गिन के 5 या 6 सिखाऊंगी, उसके बाद के 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉपी में नोट्स बनाने के बाद आप लिख लेना करके, ठीक है। और जब तुम 30 तक के कॉन्फ़िगरेशंस मैं इसीलिए लिखने को कह रही हूँ, हो सकता है जब तुम NCERT ओपन करो या अपनी शीट ओपन करो तो तुम्हें 100 तक के कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाए। उतने कॉन्फ़िगरेशन लिख के या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, जब तुम डी ब्लॉक पढ़ोगे तो डी ब्लॉक में ही आपके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको खुद रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर उनको उतना लिख के टाइम अपना वेस्ट मत करना, ठीक है। अभी तुम लोग फिलहाल इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वो पहले सीख लो, और उसके बाद मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूँगी 12th वालों के लिए, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जिस इंसान को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आता है, जिस इंसान को एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, वो इंसान बहुत ही कंफर्टेबली 12th का टॉपिक DNF ब्लॉक एलिमेंट भी सीख सकता है। तो तुम वाले वीडियोस भी साथ साथ में देखते जाना, ताकि जैसे ही वो वीडियो देखकर हो जाए तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज वो पार्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम का है, तो तुम्हारे पास एक टॉपिक भी आ जाएगा रट्टा मारने के लिए, ठीक है। ये मेरा काम करने का तरीका है कि साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी प्रिपेयर करते चलने चाहिए कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में रटने के भी काम आते जाएँ। तो पहले हमको 11 का सिलेबस कवर तो करना है, नो डाउट, बट कवर इस तरीके से करो कि वो 12th में भी आपका काम देते जाए। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोगों का क्या है करके वो वाली चीज़ में आ जाओ। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर आप लोग मैं देखूँ कि नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोगों को क्या बोलता है, कैसे कहता है, तो पहले मेरे को लिखना है आपके हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है 1, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। कल का अगर तुम एफबाउ रूल अगर थोड़ा सा याद रखोगे, मेमोरी मैप अगर आप याद रखोगे, तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का जो होता है करके वो 1s आता है। तो मैं 1s को लेकर आऊँगी, तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जाएगा, 1s में जाएगा, ये मैंने लिख दिया 1s में जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक ही होता है, सो देयरफॉर 1s में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। ये है आपके हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये है आप लोगों का हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। अब लेट से किसी ने मुझसे बोला कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हीलियम का क्या होगा, Z बराबर 2। तो अब ये चीज़ कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, अभी पहला देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में ही जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 1s2। 1s2 क्यों लिखा, क्योंकि 1s की कैपेसिटी है ना 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आसानी से उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। अच्छा, अब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया,
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लिथियम पे। अब लिथियम में अगर मैं आ जाऊँ तो Z बराबर कितना होगा 3। तो अभी देखो 1s2 तक तो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से चले गए थे। अगर तुम ध्यान दो, ऐसा कल मैंने मेमोरी मैप बनवाना सिखाया था, 1s 2s, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3s, यहाँ पे 3p और यहाँ पे 3d। बस अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बना रही हूँ। ये ऐसा देखो, तो 1s की कैपेसिटी थी, s की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, उसने ले ली। अब वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं 2 से ज़्यादा मैं तीसरा नहीं लूँगा, तीसरे के लिए किसी और को ढूंढो। तो कौन मिला हमें 2s, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हमने 2s में डाल दिया, सच दैट कि तीन दोनों का एडिशन बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, अब बारी आएगी आप लोगों के बेरिलियम की। तो बेरिलियम में Z बराबर कितना होता है 4। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 1s2, उसके बारी आ जाएगा 2s2, ये ऐसे, ठीक है। बेरिलियम तक आ गए, फिर अब आ जाओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब कौन आया बोरॉन, उसके बाद कौन आया कार्बन, उसके बाद कौन आया नाइट्रोजन। यहाँ तक मैं लिखना सिखा देती हूँ। ये हो गया आपका 5, ये 6 और ये 7। तो अब जो तुम्हारा 5वां इलेक्ट्रॉन है उसको 2s3 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना उसको 2s3? बिकॉज आप लोगों के s की कैपेसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखने की वो 2 ही है, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। उस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो। तो मेमोरी मैप में देखो अब किसकी कटिंग हो रही है, 2p की कटिंग हो रही है। सो यू विल राइट हियर 2p1। तुम चाहो तो इसको ऐसा स्पेशली मेंशन कर सकते हो 2px, ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। बट अगर तुम्हें उसको ऐसा कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाना नहीं है, अनलेस टीचर पूछे ना, तो तुम डायरेक्ट 2p1 लिख सकते हो उसको। 6 में जाओगे तो हमें तो पता है कि हंट्स रूल के हिसाब से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2px में नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2py में जाएगा। बट अगर मान लेते तुम लोगों को ये सब स्टैंडर्ड वैंडर्ड एक्स वाई वाली नोटेशन नहीं दिखानी है, तो तुम उसको सिंपली लिख सकते हो 2p2। गया वो रियलिटी में y में ही है, बट हम उसको लिखते वक्त शो नहीं कर रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं 2p2। फिर इसके बाद अच्छा मैंने नाइट्रोजन का सिंबल गलत दे दिया। नाइट्रोजन की बारी आई, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो अब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p। अब कई लोगों को देखना आदत होती है 3s डाल देते हैं। अरे महान लोग, s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, p की 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, यानी कि आपका जो p है वो 2p3 भी लेगा। और अब जब ऑक्सीजन की बारी आएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो कहाँ तक लेगा 2p4 लेगा, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन लेगा 1s2 2s2 और 2p कितना 5। फिर नियॉन की बारी आ गई, तो नियॉन में कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब हो गई p की कैपेसिटी फुल। अब वो क्या करेगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब वो नहीं ले सकता। अब अगर तुम्हें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं तो देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट को देखना पड़ेगा। तो 2p के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है 3s का। तो सिंस नियॉन के बाद सोडियम आता है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगी करके, ये लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। समझ रहे हो? लेकिन अब तुम इमेजिन करो, अगर तुम्हें मैंने आज 30 तक के एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने लिखने को कहे, तो तुम्हें नहीं लगता तुम 30 तक पहुंचोगे तो कितना लंबा एक मतलब बन जाएगा करके आप लोगों का, है ना, इतना लंबा लंबा लाइन। तो हम ना एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग किस तरीके से लगाते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 ये एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन। तुम्हें पता है कि हर पीरियड, बेसिक पीरियोडिक टेबल 10th में सीखे हो, हर पीरियड एक इनर्ट गैस पे आके ओवर हो जाता है। जैसे फर्स्ट पीरियड आपके हीलियम पे आके ओवर होता है, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है, फिर सेकेंड पीरियड नियॉन के आगे आके ख़त्म हो जाता है, नियॉन के आगे कोई एलिमेंट नहीं आता, फिर डायरेक्ट आपकी नेक्स्ट नीचे वाले पीरियड में आप आ जाते हो। तो एनी एक ऐसा है, एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्यों हम ऐसा ना करें कि जब सोडियम का कोई टीचर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोले, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच पार्ट, इतना लंबा पार्ट लिखने के बजाय हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और स्क्वायर ब्रैकेट के बाजू में ऐसा लिख दें, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दें नियॉन, और जो नियॉन का पार्ट नहीं है, जैसे नियॉन का पार्ट कौन नहीं है 3s1, तो वहाँ से फिर हम लोग लिखना कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से भी लिखते हैं जब हम इनिशियल डेज में लिखना शुरू करते हैं, बट जब तुम P ब्लॉक D ब्लॉक S ब्लॉक पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अब लेट्स से मुझे सोडियम के बाद नंबर आता है मैग्नीशियम, आई हैव टू राइट अबाउट मैग्नीशियम। सो ये क्या हो जाएगा, आई विल राइट कि 10 तक तो नियॉन, उसके बाद मैग्नीशियम यानी कि 3s2। लेकिन अब तो तुम्हें पता है कि मैग्नीशियम की कैपेसिटी मतलब S की कैपेसिटी 2 थी, 3s2 को जितना लेना था उसने ले लिया, है ना। अब क्या होगा करके, अब वो होगा कि अब अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने का है
तो आप 3s में नहीं दे सकते, किसी और को ढूंढो। तो 3s के बाद अब हम किसको ढूंढें? तो अपनी कॉपी में मेमोरी मैप आप खोलो। जब आप मेमोरी मैप को खोलोगे आपको पता चलेगा कि अब इलेक्ट्रॉन 3p में जाता है, सो आई विल राइट इट एज 3p1। तो इस तरीके से तुम लोग अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में टोटल 4 कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के बारे में मैं बता देती हूँ। पहले तो अपने नोट्स बना लेना अभी इस वीडियो को देखने के बाद। पहले तो कुछ कॉलम्स क्रिएट करना, सिस्टमेटिक काम करना थोड़ा सा। मैं पूरा एलिमेंट का नाम लिखने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सभी लोगों ने 10th में आपके 30 तक के एलिमेंट्स याद किए थे। अब तुम में से हो सकता है एक आधी कोई डिफ़ॉल्टर हो, बट बाकी मेरे को पता है तुम लोगों ने किया था काम। तो यहाँ पे अपना कैसा सिंबल यूज़ कर लेना है एलिमेंट का। नेक्स्ट बाजू में एक अपना एटॉमिक नंबर यानी कि Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखने के लिए सिंबल और नाम याद करते जाना। 1 से 30 तक का एलिमेंट के नाम और सिंबल सबको याद कर लेना अनिवार्य होता है। सिंबल हो गया, Z हो गया। नाउ अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा अपनी हेडिंग देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसका, ठीक है। और फिर एक जो चौथा, अच्छा उस EC के नीचे लिख देना आप लोगों का एक्सपेक्टेड, EXPECTED एक्सपेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे मतलब एक और चौथा कॉलम बनाना, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही देना हेडिंग, और वहाँ पे लिख देना करके आप लोगों का ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड। अब जो ऑब्जर्व वाला कॉलम है उसके साथ तुम कुछ नहीं करोगे। कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तब मैं उसी वाले टॉपिक से आप लोगों का अगेन कंटिन्यू करूँगी करके कि ऑब्जर्व वाला टॉपिक क्या है। फिलहाल 1 से लेकर 30 तक सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अच्छा, अब इसमें एक सावधानी तुम्हें और बरतनी है कि जब मैं बता चुकी हूँ, जैसे इमेजिन कि तुम लोगों को एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन भरना है। तो अब इसको भरने के 2 तरीके। आप नियॉन तक की अपनी जर्नी लिख लो, उसके बाद नियॉन के बाद फिर किसका नंबर आ जाता है आप लोगों का 3s2, तो 12 भर गए। सिलिकॉन मतलब 14, तो अभी कई लोग इसको ऐसा लिख देंगे 3p2, कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को ज़्यादा सिस्टमेटिकली लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 3s2 तो लिखा, 3px1 और 3py1 और 3pz0। इससे पढ़ने वाले को या रीड करने वाले को कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा x में एक है, y में एक है और z आपका खाली है। बट अभी क्योंकि हम लोग 11th की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से लिखने की आपको कोई नीड नहीं है। जब हम लोग एक चौथा चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तब इस तरीके से लिखने की नीड पड़ेगी। तो उस वक्त फिर कई तुम लोगों को हार्ट अटैक ना आ जाए करके कि अरे PX PY PZ अब ये नया सिखा रही है। तो ऐसा कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ, दोनों तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए आप यही तरीका ऑप्ट करना, टाइम थोड़ा सेव होगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों का आज काम है, पूरा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30 तक लिख के रखना। उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करना, ठीक है, बिल्कुल ना करना, क्योंकि आगे की जो दुनिया है वो अभी जब तुम्हें पता चलेगी करके तो तुम्हें भी थोड़ा सा हार्ट अटैक आ सकता है कि अरे यार ये कैसे क्या, ठीक है। तो बिल्कुल कोशिश मत करना, जितना बोला गया है एग्जैक्टली उतना। कल हम जो क्लास में स्टार्टिंग करेंगे तुम्हारे लिखे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक से ही करेंगे, और उसके अलावा फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करके जो पार्ट मुझे आज कंप्लीट करना था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, अब वो कल कंप्लीट होगा। कोशिश मैं करूँगी कि किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और स्क्रोडिंगर वगैरह जो भी पार्ट बचा है उसे भी कल के कल निपटा दूँ। अदरवाइज़ संडे को मैं वीडियो फिर तो डाल ही दूँगी और तुम उसको अपनी सहूलियत से कैसा फिर देख लेना करके, ठीक है। अभी के लिए फिर हम इसको ओवर करते हैं।